स्टूडेंट्स, आपने कभी पढ़ाई का प्रेशर महसूस किया है? वो दिखाई तो नहीं देता बट फील तो होता है ना। उसी प्रकार से चार्जेस के बीच में भी होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता बट महसूस होता है, इनविजिबल बट पावरफुल। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अमूल सर और आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक कूलम्ब्स लॉ से। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, एंड पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस जो होते हैं उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स आता है। ठीक है ना, तो लाइक चार्जेस में रिपल्सिव फोर्स होगा, अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट जो फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया था साइंटिस्ट कूलम ने, और उन्होंने एक लॉ दिया था, इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। एंड अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका जो नेचर होता है वो अट्रैक्शन भी होता है एंड रिपल्सिव भी होता है। ठीक है, 11th क्लास में अपने ग्रेविटेशन फोर्स को स्टडी किया था। ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो ओनली अट्रैक्टिव नेचर का होता है, बट यहाँ पे दोनों फोर्सेस लगेंगे, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, दैट इज, आप सपोज करिए कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स है ए एंड बी। इस वाले पे जो चार्ज है वो है Q1 और इस वाले पे चार्ज कितना है, Q2, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल्स टू आर के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, तो फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, F से। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा, और इसको बिल्कुल याद रखना है आपको, और वो है मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यूज को हमें वहां पे काउंट करना है, प्लस माइनस साइन का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस का मीनिंग है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर दे तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो सपोज करिए कि F इज इक्वल्स टू A Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बिकॉज इस कांस्टेंट को हमें अभी चेंज करना पड़ेगा। ये जो कांस्टेंट होता है ये डिपेंड करता है यूनिट्स के ऊपर। ठीक है, अगर हम इसको सीजीएस यूनिट में बात करें तो इन सीजीएस सिस्टम ये जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जब 1 हो जाएगी सीजीएस में, तो हमारे पास यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इन सीजीएस सिस्टम फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इजिकल्स टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और आपको मालूम है स्टूडेंट, सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है वो क्या होती है, डाइन। ओके, इन एसआई सिस्टम, अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें तो एसआई सिस्टम में ये जो ए होता है इसका वैल्यू होता है, अगर हम एयर और वैक्यूम में इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो चार्जेस जो हमने रखे हुए हैं वो चारों, उसके मीडियम जो है वो कौन सा है, एयर और वैक्यूम है, तो ये जो कांस्टेंट होता है इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इन एसआई सिस्टम जो कांस्टेंट हमने यूज किया हुआ है उसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो ए की जगह पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया फोर्स का, इस चैप्टर का सेकंड फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला प्रीवियस वीडियो में हमने चार्जेस के लिए पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी, एंड सेकंड फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर अपन न्यूमेरिकल वैल्यू रखे तो वो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक है, एंड यूनिट ऑफ फोर्स
न्यूटन के। ठीक है, तो ये था हमारा कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ क्या बोल रहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये था हमारा कूलम्स लॉ। इसको अगर हम फॉर्मूले के फॉर्म में देखेंगे तो एसआई सिस्टम ही जनरली अपन यूज करेंगे, तो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप देख रहे हो और आपने देखा कि यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा और इसका वैल्यू जो था 9 × 10 की पावर 9 था। कई सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ रहा होगा कि ये चीज क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो लिखा है ये कहां से आया, एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो फॉर्मूले के फॉर्म में था इसलिए डायरेक्ट बताया, बट अगर हम इसको देखें तो ये जो वैल्यूज होती है ये बेसिकली इस तरीके से चार चीजें होती है जो आपके सामने लिखी हुई है। फर्स्ट होता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मीनिंग होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। एक्चुअली में ये जो टर्म्स है ये मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीडियम को। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो यूज होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब एयर और वैक्यूम। चार्जेस के चारों ओर अगर एयर और वैक्यूम है तो उसके लिए हम इसकी वैल्यू यूज करेंगे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के। ठीक है, एप्सिलॉन आर जो होता है इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। एंड के इज इक्वल्स टू होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है ना, तो ये बेसिकली ये दोनों जो है वो एक ही इसमें यूज होता है। एप्सिलॉन को बोला जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एयर और वैक्यूम को छोड़ के अगर अदर कोई मीडियम है तो हम इसका यूज करेंगे। एयर के लिए यूज होता है एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के। इसमें एक रिलेशन होता है, इन तीनों में एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन होता है एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर के। ठीक है, या फिर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के, वेयर के मींस व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, फॉर एयर अगर हम चारों ओर हमारा मीडियम जो है वो एयर है तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो एयर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 होगा और मेटल के लिए अगर हम यूज करें तो के का वैल्यू जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो आगे के टॉपिक्स जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में तो वहां पे हमें इसका यूज करना पड़ेगा। तो एयर के लिए के की वैल्यू 1 है और मेटल के लिए के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है और अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यूज जो है वो चेंज होती जाती है। ठीक है, तो रिलेशन जो होता है तीनों में वो होता है एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर के। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दोनों के लिए एयर के लिए के की वैल्यू 1 होगी और मेटल के लिए इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अगर हम मीडियम की बात करें, अगर प्रैक्टिकल जो हो रहा है वो मीडियम में है, एयर और वैक्यूम को छोड़ के अदर किसी मीडियम में यूज कर रहे हैं, तो जो फॉर्मूला था हमारा अभी जो हमने कैलकुलेट किया था F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आता है एक्चुअली में यहाँ पे। ठीक है ना, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बट स्टूडेंट एप्सिलॉन किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर के, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो F इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम एयर के लिए कर रहे हैं प्रैक्टिकल तो एयर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। जनरली हम जो भी प्रैक्टिकल्स करेंगे मैक्सिमम केसेस में एयर में ही होता है, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो हम यहाँ पे पुट करेंगे वो कितना रहेगा, 1 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं एयर के लिए, फॉर एयर, ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला अभी हमने प्रीवियस इसमें लिखा था वो सेम फॉर्मूला यहाँ पे फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वो इस फॉर्म में रहता है, बट एयर और वैक्यूम के लिए अगर हम यूज करेंगे तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9 के। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे इसमें कि जो एमसीक्यूज वगैरह एग्जाम में आते हैं तो उसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी उन्होंने पूछी थी, कैलकुलेट की थी कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट्स आप देखिए इसमें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। ठीक है ना, और एग्जाम में क्या पूछा है,
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट मींस व्हाट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो जब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, ओके। और पाई की वैल्यू तो आपको गिवन ही है 3.14 होता है, 4 इंटू का मल्टीप्लाई करना है, देन 9 इंटू 10 की पावर 9 के, ठीक है। और जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ऑल वैल्यूज कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 9 इंटू 10 की पावर 9 कांस्टेंट है, तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12 के, ठीक है। तो वैल्यूज याद रखिएगा, एमसीक्यू में इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12 के, ठीक है। कई को इसमें यूनिट्स भी कैलकुलेट करने को बोला है, कैलकुलेट यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई है, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, F इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो कोई यूनिट नहीं होगा। एप्सिलॉन नॉट को इधर ट्रांसफर किया, F को इधर ट्रांसफर किया, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर। Q1 Q2 मींस व्हाट, चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम, तो यहाँ पे इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन F फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, इंटू R स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, ठीक है। और इसका जो मेन फॉर्मूला होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर पूछा तो 8.85 इंटू 10 की पावर -12 के, ठीक है। तो ये था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जब हम वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखे तो इसमें डायरेक्शन का भी यूज होता है। 11th क्लास में आपने देखा था, डायरेक्शन वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो सपोज करिए यहाँ पे कि जैसे ये जो पॉइंट ए है, यहाँ पे चार्ज कितना है Q1, ठीक है। ये पॉइंट बी है, यहाँ पे चार्ज कितना है Q2, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज इक्वल्स टू R। तो हमें कूलम्स लॉ को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर फॉर्म में करना है। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन लग रहा है वो दो चार्जेस के बीच में लग रहा है। तो फर्स्ट वाला चार्ज सेकंड वाले पे चार्ज पे फोर्स लगाएगा, और जो सेकंड चार्ज है वो फर्स्ट वाले पे फोर्स लगाएगा, दोनों तरफ से फोर्सेस लगेंगे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है ना। ये Q2 जो फोर्स चार्ज है वो किस पे फोर्स लगा रहा है, Q1 पे फोर्स लगा रहा है। तो जब इस तरीके का स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि Q2 जो है वो Q1 पे फोर्स लगा रहा है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F12 से, ठीक है। F12 का मतलब क्या हुआ है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, क्लियर। तो F12 कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब F12 इसको अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो F12 इज इक्वल्स टू, ठीक है, फॉर्मूला भी हमने कैलकुलेट किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ठीक है, R स्क्वायर। R मीन्स व्हाट, डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके बीच का ले रहे हैं, Q2 से Q1, बिकॉज फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में, Q2 से Q1 की ओर, ठीक है ना। ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, तो डायरेक्शन अभी हमें इस डायरेक्शन में यूज करना है, ठीक है। तो जो डायरेक्शन हम लेंगे यहाँ पे वो 2 से 1 की ओर लेंगे, 2 से 1 की ओर। तो यहाँ पे क्या आएगा, R21 का स्क्वायर, वेक्टर R21 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डायरेक्शन भी आना चाहिए यहाँ पे। तो डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। R के कैप के रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको यूनिट वेक्टर, ठीक है। और डायरेक्शन कौन सा है, सेकेंड वाला फर्स्ट पे फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, R21, ओके। तो ये था वेक्टर फॉर्म में। आप सिमिलरली इसको सेकंड इसमें भी यूज कर सकते हो, जैसे फर्स्ट वाला सेकंड पे फोर्स लगा रहा है, तो जो फर्स्ट वाला चार्ज सेकंड पे फोर्स लगा रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, F21,
ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में फर्स्ट वाला सेकंड पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, तो इसको हम क्या लिखेंगे, F21 से, ठीक है। और इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, यहाँ R21 था बिकॉज सेकंड वाला फर्स्ट पे लगा रहा था, फर्स्ट वाला सेकंड पे लगा रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो गया, अब डायरेक्शन ऐसा हो गया, तो 1 से कहां पे जा रहा है, 2 पे, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आ जाएगा F12 आ जाएगा, F12, और यहाँ पे इनटू में आएगा डायरेक्शन वेक्टर के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा F12 के, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हमें कूलम्स लॉ को रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट्स, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, ठीक है ना, फर्स्ट वाला सेकंड पे फोर्स लगा रहा है, सेकंड वाला फर्स्ट पे फोर्स लगा रहा है, डिस्टेंस इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, ठीक है ना, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, ठीक है ना, दैट इज R21 जो है वो इक्वल है बट अपोजिट, मींस माइनस का साइन यूज करेंगे R12 के, ठीक है, या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21 के, ठीक है। तो ये जो वेक्टर फॉर्म होता है उसमें कूलम्स लॉ को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये था हमारा वेक्टर फॉर्म। अब जो वेक्टर फॉर्म में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिखा है, सेम कंसेप्ट हम यूज कर सकते थे किसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स में, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स 11th में पढ़ा था आपने, 11th में आपने देखा था कि तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मास ऑफ द बॉडी is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them, ठीक है ना। लेकिन वहां पे जो फोर्स कौन सा था, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे बिकॉज रिकॉल हो जाएगा आपको, 11th का टॉपिक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या बोलता है, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर कैपिटल G मीन्स व्हाट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, 11th का याद आ रहा होगा आपको। तो कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 जो है वो मास होता है और r जो रहता है वो डिस्टेंस होता है। और अभी हमने जो पढ़ा कूलम्स लॉ में वो क्या पढ़ा है हमने, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना। तो दो फोर्सेस है, इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स और ये होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो आप देखेंगे बोथ द फोर्सेस ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। आपके सामने दोनों लॉज लिखे हुए हैं, ये ग्रेविटेशन है, ये कूलम्स लॉ है। तो आप दोनों में देखोगे कि F जो है इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक है ना, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो बोथ द फोर्सेस ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर के, ठीक है। सेकंड जो होता है, बोथ द फोर्सेस आर एक्टिव इन वैक्यूम। तो अभी हमने बताया था कि ये जो फोर्सेस होते हैं वो वैक्यूम में भी एप्लीकेबल होते हैं, वैक्यूम में भी लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी वैक्यूम में लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जो है एयर और वैक्यूम दोनों में यूज होता है। तो वैक्यूम में भी ये फोर्सेस को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। बोथ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो भी वर्क डन हो रहा है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है ये वाले जो फोर्सेस होते हैं। तो ये दोनों फोर्सेस कैसे है, कंजर्वेटिव। ये पॉइंट भी याद रखेंगे, एमसीक्यू में आपको मिल सकता है, ठीक है ना। देन बोथ द फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी आगे हमें इसका यूज करना है। ये जो फोर्सेस होते हैं ये बॉडी के सेंटर से एप्लीकेबल होते हैं। जैसे अर्थ है, ग्रेविटेशन की बात करें तो अर्थ में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, तो आपने देखा होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो कहां से लगेगा, अर्थ के सेंटर से। सेम कंसेप्ट चार्जेस में भी होगा। तो बोथ द फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्स होते हैं, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दोनों को अगर हम कंपेयर करें, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो कौन सा फोर्स पावरफुल होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में स्ट्रांग होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये था हमारा कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ।
लिमिटेशन का मतलब होता है कि कूलॉम्स लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा और कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो कूलॉम्स लॉ होता है, नंबर 1, कूलॉम्स लॉ इज ट्रू ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कूलॉम चार्ज होता है, कूलॉम के लिए जो फोर्स लग रहा है वो किसके लिए यूज होता है, पॉइंट चार्जेस के लिए यूज होगा ओनली, ठीक है। सेकेंड नंबर है, दिस लॉ होल्ड ओनली द चार्जेस एट रेस्ट। ये जो कूलम्स लॉ लगता है, जब चार्जेस मूव कर रहे हैं तो उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो चार्जेस होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। टू चार्जेस जो है वो काय में होंगे, रेस्ट में होंगे, तभी इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग ये है कि चार्जेस काय में है, रेस्ट में है यहाँ पे, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ये जो फोर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, लॉन्ग रेंज के लिए होते हैं, स्मॉल डिस्टेंस से लॉन्ग डिस्टेंस तक ये एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो ये थे इसके लिमिटेशन कूलम्स लॉ के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ठीक है, और इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये भी कई जगह हमें यूज करना पड़ेगा, जब हम न्यूमेरिकल्स फॉर्म में इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज होता है। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द नेट फोर्स ऑन द चार्जेस ड्यू टू द अदर चार्जेस is the vector sum of the forces, is the vector sum of the forces on that charge due to each individual charges, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो कि यहाँ पे एक फोर्स, एक कोई चार्ज रखा हुआ है Q1, ठीक है, और इसके ऊपर कई सारे चार्जेस जो है वो क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ये Q2 ने फोर्स लगाया है, ये Q3 का फोर्स है, ये Q4 का फोर्स है, तो ये सब इस पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो सबके जो फोर्सेस रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। जैसे सेकंड वाला फर्स्ट पे लगा रहा है तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी हमने आपको बताया था इसमें, इसको कैसे लिखेंगे, F12, ठीक है। सिमिलरली सेकंड के बाद थर्ड वाला जो है वो फर्स्ट पे लगा रहा है, तो थर्ड वाला फर्स्ट पे लगा रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, F13, ठीक है। फोर्थ चार्ज जो है वो फर्स्ट वाले पे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये वाला हो जाएगा F14, ठीक है। और इस तरीके से कितने भी चार्जेस जो है वो फर्स्ट वाले के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट मींस जो Q1 के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है, Q2 वाले का फोर्स कितना लग रहा है, 12, Q3 जो है वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, 13, Q4 जो है वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, 14, ये सब इंडिविजुअल फोर्स है। हमें रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F इज इक्वल्स टू F12 प्लस F13 प्लस F14 के, ठीक है ना, वेक्टर सम के इक्वल होता है। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है ना। इसको हम दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं। 11th में आपने वेक्टर्स के बहुत सारे लॉ पढ़े थे, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन और अलग अलग टॉपिक्स हमने देखे थे, तो इसमें भी आप ये कंसेप्ट भी क्लियर रखिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ए पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, Q1, ठीक है। ये Q2 बी पॉइंट पे, ये Q2 वाला Q1 पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो जो फोर्स लगेगा, तो आप देख रहे हैं इसका डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन है, ये जो फोर्स लग रहा है Q2 टू Q1, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगेगा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F12 से, ठीक है। ये Q3 चार्ज है, ये Q3 चार्ज भी Q1 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये जो फोर्स लगेगा ये कहाँ लगेगा, F13 के। तो ये जो है फर्स्ट वाले के लिए जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये F12 हो रहा है। Q3 जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, F13 इस डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों के बीच में आप देख रहे हो एंगल कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। और वेक्टर है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन आप देख रहे हो, टू वेक्टर आर एक्टिंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, 90 डिग्री पे अगर जा रहे हैं। तो 11th का एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, रिजल्टेंट वेक्टर के लिए R इज इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा के, ठीक है ना। तो जब भी न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर नॉर्मल कंडीशन में आपसे निकालने का बोला है तो वो ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, बट अगर एंगल उसमें फॉर्म हो रहा है तो हमें ये वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए। अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, वे थीटा मींस व्हाट, एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ 90 रखेंगे, ठीक है। तो कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0। तो हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के,
ठीक है। तो हमें रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, तो रिजल्टेंट फोर्स मींस F चाहिए, तो F इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a और b मींस व्हाट, फोर्स। कौन कौन से, पहला फोर्स कौन सा लग रहा है, F12, तो यहाँ पे आ जाएगा F12 का स्क्वायर, प्लस सेकेंड फोर्स कौन सा लग रहा है, F13, Q3 वाला Q1 पे फोर्स लगा रहा है, कितना लगा रहा है, F13, तो यहाँ b की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, F13 का स्क्वायर, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल्स टू अंडर रूट F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर के। तो इस मेथड से भी आप रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप न्यूमेरिकल फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे तो इस मेथड का आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हम फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4q एंड माइनस q आर प्लेस इन एयर। आप देख रहे हो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, यहाँ पे ए पे प्लस q चार्ज है, 4q चार्ज रखा हुआ है, और ये जो b पॉइंट है यहाँ पे माइनस q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। एयर में है, एयर का मतलब समझ में आ गया होगा, एयर के लिए ले रहे तो हम एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे यूज करना है हमको, ठीक है। एंड एट अ पॉइंट सेपरेशन ऑफ 0.4 मीटर, ये जो दोनों ए और बी का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो है 0.4 मीटर। दैट इज आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, आर इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर के। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट नो फोर्स एक्ट ऑन इट। इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इसमें हम थर्ड चार्ज को कहां पे रखे कि उस पे कोई भी फोर्स अप्लाई ना हो। रिजल्टेंट फोर्स उसका कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि Q0 जो होता है इसको बोला जाता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमें कहाँ रखे कि रिजल्टेंट 0 हो जाए। रिजल्टेंट 0 होने का मीनिंग ये होता है कि ये जो फर्स्ट 4q जो चार्ज है और ये जो माइनस q है, ये दोनों मिलके जो यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। और वो 0 कब होगी, जब दोनों फोर्सेस कैसे होंगे, इक्वल होंगे, F1 इज इक्वल्स टू F2 के, ठीक है ना। तभी रिजल्टेंट वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है फोर्स के लिए, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा कि रिपल्सिव लगेगा, तो पॉजिटिव है। लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो रिपल्सिव फोर्स है उसका डायरेक्शन कौन सा रहेगा, ये वाला, ठीक है ना, F1। तो F1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जो F2 है वो इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। कंसेप्ट समझ में आ गया। और अभी हमने बताया कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। तो आप बता रहे हो कि यहाँ पे कि F1 इज इक्वल्स टू F2 होना चाहिए, तो डिस्टेंस जो है यहाँ से ज्यादा होना चाहिए और यहाँ से कम होना चाहिए, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो डिस्टेंस इसका ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो F1 इज इक्वल्स टू F2 के, ओके। तो यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन है, रिजल्टेंट चाहिए तो दोनों फोर्सेस कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 4Q। सेकेंड चार्ज कौन सा हो जाएगा, Q0 जिसपे फोर्स अप्लाई हो रहा है, अपॉन R स्क्वायर। तो R स्क्वायर मतलब डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस। तो पहला चार्ज कहाँ पे रखा है, A पे, और हमें कहाँ पे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे Q0 पे। तो टोटल जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे चार्ज कितना है, Q। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज में यहाँ पे हम उसका साइन यूज नहीं करेंगे, बिकॉज अभी हमने कूलम्स लॉ को स्टडी किया। कूलम्स लॉ क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यूज को हमें यूज करना है, तो यहाँ पे साइन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो Q इंटू Q0 अपॉन, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के, ओके। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल Q कैंसिल हो जाएगा, Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे रहेगा 4/r प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर के, ठीक है।
स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको 2 को अगर हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का तो 1 का स्क्वायर तो हम लिख ही सकते हैं, और स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा 2/4 + x इज इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 4 + r + x के, ये r + x के, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू r + x के, ठीक है। इस x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x - x कितना रहेगा, x, तो x इज इक्वल्स टू r, ठीक है। x इज इक्वल्स टू r, और r की वैल्यू हमारे पास गिवन है, r का वैल्यू कितना गिवन है, 0.4 मीटर, दैट इज x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0.4 मीटर के, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे जो भी नए वीडियोस आपको आएंगे वो जल्दी से जल्दी आपको मिलते रहे। और इस चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।